हेलो बच्चों। तो हमने लास्ट क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर फर्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों थोड़ा हमने जो लास्ट पढ़ा था उसको अपन एक बार रिव्यू कर लें। हमने पढ़ा था बच्चों आवेश के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था हमने? आवेश के बारे में। तो हमने क्या पढ़ा था कि आवेश एक गुणधर्म है, पदार्थ का, एक द्रव्य का गुणधर्म है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कैपिटल ई वेक्टर का मतलब विद्युत क्षेत्र, कैपिटल बी वेक्टर का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और विद्युत चुंबकीय विकिरण का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम दो वस्तु लें, उन दोनों में घर्षण कराएं, दो वस्तुओं में क्या कराएं? घर्षण कराएं, तो घर्षण से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है, ठीक है बच्चों। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आते हैं वो क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन कैसा कण होता है? ऋणावेशित कण होता है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेश आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण क्या आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। तो पिछले वाले वीडियो में हमने घर्षण द्वारा आवेशन यानी घर्षण से किस प्रकार वस्तुएं आवेशित होती हैं उसको हमने डिस्कस किया था, उसको हमने समझा था। अपन आगे पढ़ेंगे अब। तो हम आवेश का मात्रक पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़ा था कि भाई आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। और इस एम्पियर इंटू सेकेंड को ही बच्चों हमने क्या बोला था? कूलाम बोला था। एम्पियर सेकेंड, ए का मतलब क्या हो गया? एम्पियर, और एस का मतलब क्या हो गया? सेकेंड। आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड, या इसको क्या बोलते हैं? कूलाम। कैपिटल सी का मतलब यहां पर क्या है? कूलाम है, ठीक है बच्चों। आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है बच्चों? स्टेट कूलाम। ये हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम। इसी को बोलते हैं बच्चों फ्रैंकलिन। क्या बोलते हैं इसको? फ्रैंकलिन बोलते हैं। सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम। इसी को हम बोलते हैं फ्रैंकलिन। और हमने बिल्कुल पढ़ा था कि फ्रैंकलिन को ही हम आवेश का सबसे छोटा मात्रक बोलते हैं। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है बच्चों? फ्रैंकलिन होता है, ठीक है। आवेश की स्थिर वैद्युत इकाई, आवेश की स्थिर वैद्युत इकाई क्या होती है बच्चों? ESU। इस स्टेट कूलाम को हम क्या बोलते हैं? ESU, स्थिर वैद्युत इकाई ESU। ESU का पूरा नाम हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU। आवेश की वैद्युत चुंबकीय इकाई, आवेश की वैद्युत चुंबकीय इकाई, इसको बोलते हैं बच्चों EMU। EMU, और EMU का मतलब क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। वैद्युत से मतलब इलेक्ट्रो,
चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक और इकाई का मतलब यूनिट। वैद्युत चुंबकीय इकाई होती है EMU। तो हमने यहां तक पढ़ लिया था। अब थोड़ा से आगे बढ़े, एक बात हमने और पढ़ ली थी, जैसे सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है, ऐसे मैं यही लिख दूं कि सबसे बड़ा मात्रक आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है बच्चों? बोलो। फैराडे। फैराड नहीं होता, फैराड अलग होता है, पढ़ेंगे उसको। आवेश का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है? फैराडे। और बिल्कुल हमने पढ़ा था कि एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं? 96,500 कूलाम। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम पढ़ेंगे। यहां तक हमने पढ़ लिया था, तो हमने इसको थोड़ा रिवाइज कर लिया ताकि आपको ध्यान आ गया कि हमने क्या क्या पढ़ा था। आगे पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, आवेश की वैद्युत चुंबकीय इकाई जो है EMU, इसे एक नाम और देते हैं एब कूलम। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? एब कूलम। ठीक है, एब कूलम। हमने ये भी पढ़ लिया था कि EMU बटा 1 ESU, इसका मान कितना होता है? 3 गुणा 10 की घात 10। और ये जो मान है वो किसका होता है? प्रकाश के वेग का होता है, CGS में। ये जो मान है 3 गुणा 10 की घात 10, ये जो मान है वो प्रकाश के वेग का होता है। तो ये आवेश का मात्रक हमने पढ़ लिए थे सारे। ऐसा ही मात्रक कूलाम, CGS मात्रक स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन इसे बोलते हैं। ESU स्थिर वैद्युत इकाई होती है। स्टेट कूलाम को क्या बोलते हैं? ESU बोलते हैं। EMU वैद्युत चुंबकीय इकाई होती है, इसे क्या बोलते हैं? एब कूलाम। ठीक है बच्चों, और एक EMU बटा एक ESU यानी आवेश की वैद्युत चुंबकीय इकाई और स्थिर वैद्युत इकाई का जो अनुपात है वो होता है 3 गुणा 10 की घात 10, यानी प्रकाश के वेग के बराबर होता है। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है आवेश का? फैराडे। क्या होता है बच्चों? फैराडे। और एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं? 96,500 कूलाम। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं आवेश के कुछ और गुणधर्म। ठीक है, क्लियर बिल्कुल? देखो बच्चों, कुछ और अपन आवेश के गुणधर्म पढ़े। तो सबसे पहली बात क्या है? आवेश कैसी राशि होती है? आवेश अदिश राशि होती है। आवेश कैसी राशि होती है? अदिश राशि। अब यहां से इसका एक गुणधर्म निकल जाता है अदिश राशि से। आवेश अदिश राशि होती है, तो ये भी हमें पता है, पिछली क्लास में 11वीं क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि अदिश राशियों में हमें केवल संख्यात्मक मान की आवश्यकता होती है, यानी हमें केवल परिमाण की आवश्यकता है, हमें दिशा की कोई जरूरत नहीं है, संख्यात्मक मान की ही आवश्यकता है। तो आवेश बच्चों कैसी राशि होती है? अदिश राशि। तो अदिश राशि होने से यहां एक इसका एक गुणधर्म बन जाता है, एक प्रॉपर्टी बन जाती है इसकी कि आवेश का जो योग होता है, आवेश का योग, ये इसको अपन ऐसे भी बोल दें आपकी बुक के हिसाब से, आवेश की योज्यता, आवेश की योज्यता यानी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आवेश की योज्यता यानी आवेश को जोड़ा कैसे जाता है। कहने का मतलब, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई सिस्टम है, कोई निकाय है, कोई निर्देश तंत्र है, और मान लो यहां पर कई सारे कण हैं जिन पर आवेश है, आवेशित कण है। तो हमें पता है भाई आवेश दो प्रकार के होते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। तो मान लो हमने माना कि कोई कण है, उस पर प्लस क्यू चार्ज है,
तो दूसरा कण है उस पर -2q आवेश है, तो तीसरा कण है उस पर +3q आवेश है, चौथा कण है उस पर मान लो +4q आवेश है, और ऐसे ही मान लो हमने मान लिया पांचवा जो कण है उस पर -q आवेश है। तो हमारे पास पहला कण, दूसरा कण, तीसरा कण, चौथा कण और ये कितने कण हो गए? 5 कण हमारे पास हो गए, पांचों आवेशित कण हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई चलो ठीक है, इस निकाय में 5 आवेशित कण हमारे पास हैं, इस पूरे निकाय का आवेश कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन क्या आएगा कि सर निकाय का आवेश कैसे निकालेंगे? बात उसकी हो रही है, निकाय के आवेश की। तो ये हमें ये वाला गुण बताएगा आवेश की योज्यता, कि भाई आवेश, कुल आवेश को निकालने के लिए आवेश का कैसा योग करते हैं? बीजगणितीय योग करते हैं, एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय योग। आवेश को जोड़ा जाता है बीजगणित के हिसाब से, और बीजगणित का मतलब क्या होता है बच्चों? चिन्ह सहित। बीजगणित का मतलब क्या होता है? चिन्ह सहित। चिन्ह सहित का मतलब जो धनात्मक है उसे धनात्मक लीजिए, जो ऋणात्मक है उसे ऋणात्मक लीजिए। जैसे इस सिस्टम का, इस निकाय का कुल आवेश कितना होगा? जोड़ो, पहले कण पर आवेश +q, दूसरे कण पे आवेश बच्चों +3q, तीसरे कण पे आवेश -2q, चौथे कण पे आवेश +4q और पांचवें कण पे आवेश -q। यानी मैं कुल आवेश को कैपिटल Q से शो करूं तो टोटल आवेश यानी हर कण के आवेश को मैंने चिन्ह सहित लिया। अब इसे अपन हल कर सकते हैं। देखो बच्चों, +q से -q कैंसिल हो गया, तो 4 और 3 7, और 7 में से 2 गए तो 5, यानी हमारे पास टोटल चार्ज कितना आ गया? +5q, +5q। तो पहला जो गुण है आवेश की योज्यता, कि किसी भी निकाय का कुल आवेश जब निकालते हैं तो आवेशों का योग कैसे करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि आवेश का योग हम कैसे करते हैं? बीजगणित के हिसाब से करते हैं। बीजगणित का मतलब क्या हो गया? चिन्ह सहित हो गया, कि जो धनात्मक है उसे धनात्मक लेना है और जो ऋणात्मक है उसे ऋणात्मक लेना है। क्लियर? ये हो गया पहला गुण, आवेश की योज्यता। आवेश कैसी राशि होती है? अदिश राशि। इससे हमें क्या पता लगता है कि आवेश का योग कैसा होगा बीजगणित के हिसाब से। तो अगला गुण पढ़ें। देखो बच्चों, आवेश जो है, आवेश कण के, ऐसे लिख दें, आवेश कण के, मतलब किसी कण पर आवेश है, आवेश कण के वेग पर निर्भर नहीं करता, वेग पर निर्भर नहीं करता। आवेश कण के वेग पर निर्भर नहीं करता, वेग पर निर्भर नहीं करता, तो इसे हम बोल देते हैं कि आवेश एक ऐसी राशि है, निश्चर राशि है, इनवेरिएंस। आवेश कैसी राशि है बच्चों? निश्चर राशि है। आवेश किसी कण के, जिस कण पर आवेश है, क्योंकि आवेश किसी कण पर ही होगा, वेग पर निर्भर नहीं करता। समझ गए बच्चों? वेग पर निर्भर नहीं करता। जैसे मान लो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन है। अब मैं कह रहा हूं इस इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है? आप कहोगे सर ये तो हमें पता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ये इसका संख्यात्मक मान है। प्रकृति क्या होती है? नेगेटिव। अब अगर ये आवेश यहां से यहां आ गया, r दूरी चलकर, इलेक्ट्रॉन है, गति कर रहा है, तो मान लो ये पहले A पॉइंट पे था, अब ये B पॉइंट पे आ गया, A से B पॉइंट पे आ गया, यानी गति कर रहा है, तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो मान लो ये इसने v वेग से गया और ये इलेक्ट्रॉन अब यहां आ गया।
तो इसका ए पॉइंट पर जो आवेश है Q ही, वो बी पॉइंट पर भी यही रहेगा, यानी आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। ठीक है बच्चों, तो दूसरा गुणधर्म हमने पढ़ लिया कि आवेश कण के वेग पर निर्भर नहीं करता, यानी आवेश कैसी राशि होती है, निश्चय राशि होती है। ठीक है बच्चों, अब यहां से हम सीखते हैं कि सर जैसे हमने पढ़ा कि आवेश पदार्थ का गुणधर्म है, ऐसे द्रव्यमान भी है। बिल्कुल है बच्चों, द्रव्यमान भी पदार्थ का गुणधर्म है। तो क्या सर द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है क्या? क्या द्रव्यमान वेग का फलन है क्या? द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? करता है। द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। और कैसे करता है? ये मॉडर्न फिजिक्स हमें बताती है। m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। m इज इक्वल टू एम नॉट। बच्चों एम नॉट जो है इसे बोलते हैं विराम द्रव्यमान। विराम द्रव्यमान यानी विराम अवस्था का द्रव्यमान, स्थिर अवस्था का द्रव्यमान, रेस्ट मास। m इज इक्वल टू एम नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। बच्चों c जो है वो प्रकाश का वेग है। c किसका वेग है? प्रकाश का वेग। हमें मालूम है सबसे बड़ा वेग प्रकाश का वेग होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। v जो है वो कण का वेग है। v किसका वेग है? कण का वेग। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जो कोई कण है, पढ़ेंगे इसे अपन आधुनिक भौतिकी में, अगर कोई कण प्रकाश के वेग के मतलब बहुत कम नहीं है, हालांकि सबसे ज्यादा मान प्रकाश के वेग का होता है, तो उसके थोड़ा नजदीक ही है, उसकी बराबर चाल से गति करें, नजदीक चाल से गति करें, तो द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। और होता भी क्या है? अगर उसका वेग बढ़ता है तो द्रव्यमान भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये रिलेटिविटी में पढ़ेंगे अपन फिजिक्स में, रिलेटिविटी में बहुत काम में आता है। ठीक है, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन का सापेक्षिकतावाद का सिद्धांत, आपेक्षिकता इसी पर डिपेंड करती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो द्रव्यमान है वो वेग पर निर्भर करता है, लेकिन आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। जिस कण का स्थिर अवस्था में आवेश होगा वही आवेश उसकी गतिशील अवस्था में भी होगा। ठीक है बच्चों, ये हमने और एक प्रॉपर्टी और पढ़ ली। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो बच्चों, आवेश एक संरक्षित राशि है। आवेश एक संरक्षित राशि है, यानी आवेश का क्या होता है? संरक्षण होता है। ठीक है, संरक्षण, कंजर्वेशन। आवेश का क्या होता है? संरक्षण होता है। इसका मतलब यह है किसी भी निकाय का कुल आवेश, यानी मैंने बोल दिया ऐसे समेशन QI इज इक्वल टू नियत I फ्रॉम मैंने मान लिया 1 to n। आवेश संरक्षण का मतलब क्या है? किसी भी निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। किसी भी निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहता है? नियत। अब चाहे निकाय में कुछ भी हो, चाहे भौतिक परिवर्तन हो, चाहे रासायनिक परिवर्तन हो, कोई सी भी अभिक्रिया हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, कुछ भी हो, निकाय में कुछ भी हो, निकाय में होने वाले सभी परिवर्तनों में निकाय का कुल आवेश हमेशा बच्चों क्या रहेगा? नियत रहता है। समेशन होता है, ये समेशन का चिन्ह होता है, पता है यहाँ पे QI, यानी इसमें हम n आवेश ले रहे हैं, वो टोटल आवेश हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा। ठीक है बच्चों,
और इसे अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न आवेश को नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। तो फिर आवेश का होता क्या है? आवेश का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। आवेश का बच्चों क्या होता है? स्थानांतरण होता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर, एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर। तो आवेश एक संरक्षित राशि है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को बच्चों नष्ट किया जा सकता है। आवेश का केवल क्या हो सकता है? स्थानांतरण हो सकता है। जैसे ऊर्जा का रूपांतरण होता है एक रूप से दूसरे रूप में, वैसे ही आवेश का क्या होता है? स्थानांतरण। आवेश का रूप नहीं बदलता, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, स्थानांतरित हो गया, स्थान बदल दिया, जगह बदल ली। तो कुल आवेश हमेशा क्या रहता है? संरक्षित। तो अब हम एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आवेश संरक्षण नियम को समझाइए उदाहरण सहित। तो इसे कुछ उदाहरण पढ़ेंगे हम। तो ये बात क्लियर है कि किसी भी निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है निकाय में होने वाले सभी परिवर्तनों में। ठीक है, तो इसे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। आवेश संरक्षण के उदाहरण देखेंगे। आवेश संरक्षण के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण के कुछ उदाहरण देखें। तो देखो बच्चों, पहला जो उदाहरण लें, घर्षण विद्युत। जब घर्षण की बात करते हैं तो घर्षण में आवेश हमेशा क्या रहता है? संरक्षित। कैसे? जैसे मान लो हमने एक कांच की छड़ ली थी। क्या ली थी बच्चों? कांच की छड़। उसको हमने किससे रगड़ा था? रेशम से रगड़ा। किससे रगड़ा था? रेशम से। तो जब हमने इन दोनों के बीच में घर्षण कराया, क्या कराया? घर्षण कराया, तो हमें पता है कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं? रेशम पर चले जाते हैं, जिससे छड़ क्या हो जाती है? धनात्मक हो जाती है। क्यों हो जाती है? इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। और जो रेशम है वो क्या हो जाता है? वो ऋणात्मक हो जाता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण। अब बच्चों मुझे बताओ, इस निकाय का कुल आवेश कितना है? जो अभी हमने पढ़ा है, आवेश की योज्यता हमने पढ़ी थी कि कुल आवेश कैसे निकालते हैं कि भाई जितनी भी वस्तुएं हमारे पास हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं, उन सब का आवेश जोड़ दो चिन्ह सहित। तो आप कहोगे कि बच्चों कांच की छड़ और रेशम यानी प्लस माइनस, यानी इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो। यानी घर्षण के बाद, घर्षण के पश्चात टोटल चार्ज कितना है? जीरो। घर्षण के बाद कुल आवेश कितना है बच्चों? जीरो है। अब एक नजर घर्षण से पहले डालें कि सर घर्षण से पहले कांच की छड़, घर्षण से पहले रेशम। कांच पदार्थ है, परमाणु है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं था। यानी घर्षण से पहले, घर्षण से पूर्व कांच की छड़ पर कितना आवेश है? जीरो। पदार्थ है, परमाणु है, परमाणु उदासीन है। ऐसे रेशम पर भी कितना चार्ज है? जीरो। यानी घर्षण से पहले भी चार्ज कितना था? जीरो। यानी घर्षण से पहले भी जीरो और घर्षण के बाद भी कितना हो गया? जीरो। यानी कुल आवेश कितना रहा? नियत रहा। बिल्कुल ऐसे ही जब एबोनाइट की हमने छड़ ली थी, एबोनाइट आबनूस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? आबनूस। एबोनाइट की छड़ को जब हमने ऊन से रगड़ा या बिल्ली की खाल से रगड़ा, बिल्ली की खाल, कैट स्किन, फर, चर्म,
एबोनाइट को बिल्ली की खाल से रगड़ा, घर्षण किया। तो पहले देखो, घर्षण से पहले एबोनाइट पर कितना चार्ज है? 0। घर्षण से पहले बिल्ली की खाल पे कितना चार्ज है? 0। यानी घर्षण से पहले कुल चार्ज कितना हो गया? 0। जब हमने दोनों में घर्षण कराया, क्या कराया बच्चों? घर्षण कराया, तो हमें पता है कि इस वाली अवस्था में इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं? बिल्ली की खाल से आते हैं। तो एबोनाइट की छड़ पर कितना आ गया? ऋणावेश आ गया। इसके कारण, इलेक्ट्रॉनों के कारण। और बिल्ली की खाल पे क्या आ गया? धनावेश आ गया। तो अब घर्षण के बाद जितना ऋणावेश एबोनाइट की छड़ पर है उतना ही धनावेश बिल्ली की खाल पर है, यानी टोटल चार्ज कितना रहेगा? 0। यानी हम देखते हैं कि घर्षण विद्युत में, घर्षण के प्रयोग में निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। तो यह आवेश संरक्षण का हमने एक उदाहरण पढ़ा, घर्षण। कि घर्षण में का मतलब क्या हुआ कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु पर धनावेश आ जाता है और दूसरी वस्तु पर ऋणावेश आ जाता है। लेकिन जितना एक वस्तु पर धनावेश आएगा उतना ही दूसरी वस्तु पर ऋणावेश आएगा। तो कुल आवेश शून्य ही रहता है, जो घर्षण से पहले भी क्या था? शून्य था। तो घर्षण से पूर्व कुल आवेश बराबर क्या होता है? घर्षण के बाद कुल आवेश। यानी कुल आवेश शून्य रहेगा, यानी आवेश का क्या हुआ? संरक्षण हुआ। ठीक है बच्चों, तो यह आवेश संरक्षण का पहला उदाहरण क्या हो गया? घर्षण। ठीक है, और एग्जांपल देखें। दूसरा एग्जांपल, एक रेडियो एक्टिव अभिक्रिया होती है बच्चों, पढ़ेंगे इसको अपन नाभिक वाले चैप्टर में। रेडियो एक्टिव अभिक्रिया, रेडियो एक्टिव रिएक्शन। अब रेडियो एक्टिव अभिक्रिया में क्या होता है? एक यूरेनियम का नाभिक हमने लिया, U238। ठीक है बच्चों, इसका विघटन होता है। क्या होता है? विघटन। अब इसका विघटन हुआ तो हमें थोरियम का नाभिक मिलता है 234, और प्लस एक हमें हीलियम का नाभिक यहां उत्सर्जित हो जाता है, मिल जाता है 2He4। ये एक रेडियो एक्टिव अभिक्रिया है। यूरेनियम, यू का मतलब क्या है? यूरेनियम। ये कौन सा नाभिक है? यूरेनियम। ठीक है बच्चों, और ये बच्चा थोरियम का नाभिक है, ये हीलियम का नाभिक है। बताइए, हमें पढ़ा है हमने हीलियम। और इस हीलियम के नाभिक को हम क्या बोलते हैं? अल्फा कण। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? अल्फा कण। तो यूरेनियम 238 जो है वो थोरियम के नाभिक में बदल जाता है एक अल्फा कण को उत्सर्जित करके। अब अगर नाभिक के आवेश की बात करें, रेडियोएक्टिव अभिक्रिया में आवेश का संरक्षण किस प्रकार होता है उसको देखें, तो आप एक बार ध्यान दें कि यूरेनियम का नाभिक है, यूरेनियम का नाभिक। अब नाभिक का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई नाभिक मेरे पास है, एक्स से मैंने इसको शो करा, कोई तत्व है, कोई नाभिक है, कोई एलिमेंट है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? Z, और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? A। तो बच्चों, ये जो परमाणु क्रमांक है इसका मतलब क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। Z का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या। तो अगर आपको किसी नाभिक का आवेश निकालना है तो एक प्रोटॉन का आवेश होता है +E, तो Z से गुणा कर दें उसे। Z परमाणु क्रमांक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें Z प्रोटॉन है। अब Z प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ कि इस नाभिक में कितना धनावेश होगा? +Ze। और आपने कई बार देखा भी है, जो अपने परमाणु मॉडल पढ़े हैं 11वीं क्लास में, बिल्कुल आपने देखा होगा जब बोर का परमाणु मॉडल आपने पढ़ा था तो नाभिक को आपने ऐसे बनाया था +Ze करके, है ना बच्चों? ध्यान आ रहा है? तो ये Z क्या है?
प्रोटॉनों की संख्या प्लस जेड। तो कोई भी नाभिक है उसके परमाणु क्रमांक को आप ई से गुणा कर दो। ई का मतलब प्रोटॉन का आवेश, तो नाभिक का क्या हो जाएगा, धनावेश जेड। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ, तो यहां मैं लिख देता हूं, आपको ध्यान रहेगा कि एक्स जेड ए, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस जेड ई। ठीक है बच्चों, अब बताओ कितने प्रोटॉन है इसमें। अभिक्रिया से पहले जो हमारे पास बचा हुआ है मैटर, अभिक्रिया से पहले कितने प्रोटॉन है इसमें, 92 प्रोटॉन है। तो 92 प्रोटॉन यानी यूरेनियम नाभिक का क्यू, यूरेनियम नाभिक का आवेश कितना होगा, प्लस 92 ई। थोरियम नाभिक का आवेश बताओ बच्चों, कितने प्रोटॉन है इसमें, 90 प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन का आवेश प्लस सी, एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्लस ई। E4 एलिफेंट नहीं होता, E4 यहां पर कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 गुलाम, 1.6 गुना 10⁻⁻19 गुलाम। थोरियम नाभिक का आवेश कितना होगा, 90 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का आवेश प्लस ई, तो 90 प्रोटॉन का आवेश बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस 90 ई। हीलियम नाभिक यानी अल्फा कण, तो अल्फा कण की बात करें, क्यू अल्फा यानी अल्फा कण पे आवेश कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन का प्लस ई, तो 2 प्रोटॉन का प्लस 2e। अब लगाओ, अभिक्रिया से पहले कुल कितना आवेश, 92e प्लस 92e। अभिक्रिया के बाद कितना, प्लस 90e प्लस 2e, तो कितना बना, प्लस 92e। तो रहा कि नहीं रहा है संरक्षित, घर्षण में 0 था, लेकिन यहां जो अभिक्रिया है रेडियोएक्टिव है, 0 नहीं है, नियत होना चाहिए, वो 0 भी हो सकता है। तो यहां जो रेडियोएक्टिव अभिक्रिया हमने पढ़ी, यहां निकाय का अभिक्रिया से पहले कुल आवेश कितना, प्लस 92e, और अभिक्रिया के बाद कुल आवेश कितना हो गया, प्लस 92e, यानी आवेश क्या रहा, आवेश क्या रहा बच्चों, नियत रहा। क्या रहा आवेश, नियत। तो हमने देखा कि रेडियो एक्टिव अभिक्रिया में भी आवेश का क्या होता है बच्चों, संरक्षण होता है। ठीक है, तो ये दूसरा उदाहरण था रेडियो एक्टिव अभिक्रिया। ऐसे और देखें, नाभिकीय अभिक्रिया लें, रेडियो एक्टिव भी नाभिकीय अभिक्रिया होती है। एक उदाहरण और ले नाभिकीय अभिक्रिया का, 7n14। ठीक है बच्चों, ये नाइट्रोजन का नाभिक है, प्लस 2He4 अल्फा कण, हीलियम का नाभिक। तो जब नाइट्रोजन के नाभिक पर अल्फा कण की बौछार कराते हैं, यानी जब नाइट्रोजन के नाभिक पर अल्फा कण की टक्कर कराते हैं, तो हमें एक 9 फ्लोरीन 18 प्राप्त होता है। अब अच्छा होता क्या है, ये जो नाभिक है वो अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी। पढ़ेंगे आगे अपन कि विघटन तब तक होता है जब तक कि हमें कोई स्थायी नाभिक प्राप्त नहीं हो जाए। पढ़ेंगे इसको अपन नाभिक वाले चैप्टर में। तो यहां देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का नाभिक अल्फा कण से टक्कर करके किस में चेंज हो गया, फ्लोरीन के नाभिक में। और यहां पर एक प्रोटॉन का उत्सर्जन होता है, 1H, प्रोटीनियम इसे बोलते हैं। और अब जो फ्लोरीन का नाभिक है वो तुरंत किसके रूप में बदल जाएगा, देख रहे हैं 9 1, यानी क्या बचा, ऑक्सीजन 17। तो ये प्रोटॉन है। ठीक है बच्चों, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम अल्फा कण है, हीलियम का नाभिक, प्रोटॉन, और ये हम जानते हैं ऑक्सीजन। तो चलो बताओ, नाइट्रोजन के नाभिक पर कितना चार्ज, कितने प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, प्लस ए। तो जो 7 प्रोटॉन की बात करें, 7 प्रोटॉन पर कितना चार्ज हो जाएगा, प्लस 7 ही।
अल्फा कण पे कितना चार्ज होगा, +2e। तो बच्चों अभिक्रिया से पहले कितना चार्ज हो गया, +7e +2e, यानी बच्चों कितना बन गया, +9e। अब इधर आ जाओ, अभिक्रिया के बाद की स्थिति देखो, प्रोटॉन, एक ही प्रोटॉन है तो +e। ऑक्सीजन कितने प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, +e, तो 8 प्रोटॉन पर कितना चार्ज हो जाएगा, +8e। यानी अभिक्रिया के बाद टोटल चार्ज कितना हो गया, +8e +e, यानी प्लस कितना हो गया, 9e। तो अब देख रहे हैं कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद कुल आवेश का मान क्या रहता है बच्चों, संरक्षित रहता है। तो नाभिकीय अभिक्रिया हमने पढ़ी, आवेश संरक्षण के उदाहरण हम पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। और देखें उदाहरण, एक पेयर प्रोडक्शन रिएक्शन होती है, पेयर प्रोडक्शन रिएक्शन। युग्म उत्पादन अभिक्रिया, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, युग्म उत्पादन अभिक्रिया। पेयर प्रोडक्शन रिएक्शन। तो बच्चा होता क्या है इसमें, एक गामा फोटोन होता है, क्या बोलते हैं इसको, फोटोन, ठीक है बच्चों। फोटोन मासलेस एंड चार्जलेस। मासलेस का मतलब क्या हो गया कि द्रव्यमानहीन, और चार्जलेस का मतलब क्या हो गया, आवेश भी नहीं होता इसका, आवेशहीन। फोटोन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों, फोटोन। ये एनर्जी है, तो गामा फोटोन यानी इसकी जो एनर्जी है वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां कैपिटल एम का मतलब क्या है, मेगा, मिलियन, 10⁻⁶। तो गामा जो फोटोन है उससे हमें 2 पार्टिकल्स मिलते हैं, एंटी पार्टिकल्स, E+, E-। बच्चों E+ का मतलब होता है पॉजिट्रॉन, E+ का मतलब क्या होता है, पॉजिट्रॉन। और बच्चों E- का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, E- का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, गामा फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता, यानी गामा फोटोन का आवेश कितना हो गया, 0। पॉजिट्रॉन का आवेश होता है +e, प्रोटॉन के आवेश के बराबर। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -e। तो आप देखोगे टोटल चार्ज कितना हो गया, +e और +-e कितना हो गया, 0। अभिक्रिया से पहले भी कितना था, 0। तो युग्म उत्पादन अभिक्रिया में भी हम देखते हैं कि अभिक्रिया से पहले कुल आवेश बराबर होता है अभिक्रिया के बाद कुल आवेश, यानी आवेश का क्या हुआ, संरक्षण हुआ। आवेश संरक्षण प्रकृति का मूल नियम है बच्चों, इसका कोई अपवाद नहीं है। अब इस अभिक्रिया को उल्टा कर दें तो बन जाता है युग्म विनाशन अभिक्रिया। चलो मैं इसको पूरा लिख देता हूं, ठीक है बच्चों, समझो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 5, युग्म विनाशन अभिक्रिया, एनिलेशन। पेयर एनिलेशन रिएक्शन, पेयर एनिलेशन रिएक्शन। तो बच्चों युग्म विनाशन अभिक्रिया में क्या होता है, E+ पॉजिट्रॉन, ये टक्कर किससे कराते हैं, इलेक्ट्रॉन से। तो युग्म का विनाश हो जाता है, पेयर खत्म हो जाता है, यानी क्या बन जाती है, एनर्जी बन जाती है, गामा फोटोन बन जाता है। तो बिल्कुल आप समझ गए हो बच्चों, पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन का चार्ज कितना होता है, +e।
इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है -c, टोटल चार्ज कितना हो गया 0, प्लस c माइनस c कितना हो गया 0, और गामा ये क्या होता है बच्चों फोटोन। गामा फोटोन उदासीन कण है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं होता। तो अभिक्रिया से पहले कुल आवेश, अभिक्रिया के बाद कुल आवेश। तो बच्चों क्या था हमारे आवेश संरक्षण के उदाहरण। ठीक है, तो हमने कौन कौन से उदाहरण पढ़े। हमने घर्षण में देखा कि आवेश संरक्षित रहता है। हमने रेडियो एक्टिव अभिक्रिया में देखा, यूरेनियम वाली एक नाभिकीय अभिक्रिया हमने पढ़ी, उसमें भी आवेश, सभी नाभिकीय अभिक्रियाओं में आवेश का क्या होता है संरक्षण होता है। युग्म उत्पादन अभिक्रिया हमने देखी, और युग्म विनाशन अभिक्रिया हमने देखी कि आवेश का, निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहता है नियत रहता है, यानी आवेश का क्या होता है संरक्षण होता है। तो कुछ उदाहरण थे। अब और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं चार्ज की, आवेश की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटीकरण। तो बच्चों पहले हमें क्वांटीकरण को समझना पड़ेगा कि ये क्वांटीकरण, क्योंकि आपके लिए नया शब्द है। अब आवेश तो आप सीख चुके, क्वांटीकरण क्या होता है। क्वांटीकरण का मतलब क्या है, इसको अपन एक उदाहरण समझें। सपोज करो मेरे पास 1-1 रुपए के 10 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं 10 सिक्के। 1-1 रुपए के मेरे पास 10 सिक्के हैं, कॉइन्स। ठीक है बच्चों, अब मैं किसी को भी कोई धन दूंगा, चाहे मैं कितना भी रुपया दूं इन 10 सिक्कों में से, यानी मेरे पास टोटल जो अमाउंट है वो कितना है 10 रुपए है 1-1 रुपए के रूप में। अब मैं किसी को भी कितने भी रुपए दूं इनमें से, वो हमेशा 1 के गुणज के रूप में होगा। क्या मैं किसी को ऐसे रुपए दे सकता हूं 1.5 रुपए, नहीं दे सकता। क्या मैं 2.5 रुपए दे सकता हूं किसी को, नहीं दे सकता। यानी हमेशा मैं कुछ भी रुपए दूं, जैसे मान लो मैंने किसी को 5 रुपए दिए, तो मुझे 1-1 रुपए के कितने सिक्के देने पड़ेंगे 5 सिक्के देने पड़ेंगे। यानी हमेशा मेरे द्वारा दिया हुआ धन जो होगा वो इसके गुणज के रूप में होगा, और मैं न्यूनतम कितना धन दे सकता हूं, न्यूनतम धन में दे सकता हूं बच्चों 1 रुपया। यानी मेरे द्वारा जो मेरे द्वारा जो विनिमय हो रहा है, जो एक्सचेंज हो रहा है, जो लेन देन हो रहा है, जो इंटरचेंज हो रहा है, मेरे द्वारा जो विनिमय हो रहा है उसमें सबसे न्यूनतम मान कितना है 1 रुपया। तो बच्चों इसको तो बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं इसको, क्वांटा, न्यूनतम मान। विनिमय का जो न्यूनतम मान होता है, यानी मैं कम से कम कितना धन दे सकता हूं 1 रुपया, तो इसे हमने क्या बोल दिया क्वांटा। और मेरे द्वारा दिया गया जो धन होगा वो 1 रुपए के, यानी इस न्यूनतम मान के गुणज के रूप में ही होगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्वांटीकरण। क्या बोलते हैं इसको, क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण किसी भी चीज का हो सकता है। क्वांटीकरण का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी मान दे दो, आप कोई भी धन दे दो, कोई भी मान हो जाए संभव। हर मान संभव नहीं है, एक निश्चित नियम के अनुसार ही कोई मान होगा, एक निश्चित नियम के अनुसार कोई मान होगा, एक निश्चित पैकेट के रूप में होगा। पैकेट्स के रूप में बांट दिया उसको हमने, हर पैकेट का मान बराबर है, न्यूनतम 1 पैकेट है, अब पैकेटों के रूप में बांट दिया, तो एक पैकेट को हमने क्या बोल दिया क्वांटा, 1 पैकेट। एक पैकेट को हमने क्या बोल दिया क्वांटा बोल दिया। तो क्वांटीकरण का मतलब होता है कि आपका जो विनिमय आप कर रहे हो, किसी भी चीज का विनिमय कर रहे हो, जो लेन देन कर रहे हो,
वो एक निश्चित नियम के अनुसार है, मतलब सभी पॉसिबल वैल्यूज नहीं हो सकती, एक निश्चित वैल्यू ही होगी उसके अंदर, समझ गए ना। और जिसका न्यूनतम जो अपन विनिमय कर पाए उसे क्या बोलते हैं, क्वांटा। अब आवेश का क्वांटीकरण समझे। हमें पता है किसी भी वस्तु पर जो आवेश आता है, किसी भी वस्तु पे जो आवेश आता है वो किसके कारण आता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण आता है। किसी भी वस्तु पर जो आवेश आता है वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण आता है। जैसे मानो एक वस्तु है, ये दूसरी वस्तु हो गई, तो बताओ कम से कम इस वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकते हैं? कम से कम क्या आधा इलेक्ट्रॉन जा सकता है? क्या 3/4 इलेक्ट्रॉन जा सकता है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये परमाणु पहला जो पदार्थ है वो उदासीन था, दूसरा भी उदासीन था, तो 1 इलेक्ट्रॉन गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इस पर कितना धनावेश आ गया, +e। इस पर कितना ऋणावेश आ गया, -e। इसको आप ऐसे समझ लें कि मान लो मेरे पास कोई परमाणु है, ठीक है, मान लो उसमें 4 प्रोटॉन है और 4 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। जितना धनावेश होता है नाभिक के अंदर उतना ही चक्कर लगा रहा है ऋणावेश नाभिक के बाहर, कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। तो 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन। अब समझो मैंने इसमें से मान लो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब जो ये मेरा बनेगा परमाणु, उसमें 4 तो प्रोटॉन है ही, यानी कितना चार्ज रहेगा, +4 ही। 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, यानी कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 3 इलेक्ट्रॉन। और 3 इलेक्ट्रॉन के कारण कितना चार्ज होगा, -3। इसका मतलब टोटल चार्ज कितना आएगा, +4e -3 कितना आएगा बच्चों, +e। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो कितना चार्ज हो गया, +e। समझ गए ना। तो बिल्कुल 1 इलेक्ट्रॉन को निकाला तो इस पर +e आ गया, उसमें कितना आ गया, -e। आप कहोगे सर नहीं मैं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो +2e, इसमें कितना आएगा, -2e। आप कहोगे सर मैं 2 नहीं मैं तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे तो पहली वस्तु पर 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, और 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण कितना चार्ज आएगा, +3e। और दूसरी वस्तु पर कितना चार्ज आएगा, -3। ऐसे 4 5 आपने n इलेक्ट्रॉन निकाले बच्चों, एक वस्तु से n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो पहली वस्तु पर n इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण कितना धनावेश होगा, +ne। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण +e, 2 के कारण +2e, 3 के कारण +3e, n इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण कितना चार्ज होगा, +ne। और दूसरी वस्तु पर कितना ऋणावेश आ गया, -ne। यानी इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी वस्तु पर यह आवेश आ सकता है, +ne या -ne। तो n क्या हुआ, क्या होगा n, आप कहोगे सर n क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और e आवेश का मान है, e का मान कितना है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और e आवेश का मान है। तो बच्चों यही है आवेश का क्वांटीकरण। तो इस क्वांटीकरण को हम इक्वेशन के रूप में लिख दें कि किसी भी वस्तु पर आवेश या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा या फिर किस रूप में आएगा, इसके गुणज के रूप में आएगा। तो किसी भी वस्तु पर कुल आवेश कितना होता है, ±ne। क्यू बराबर क्या हो गया, ±ne। तो बच्चों इसमें न्यूमेरिकल्स भी आता है, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसे बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण।
Q क्या होता है? कुल आवेश, वस्तु पर कुल आवेश। बच्चों N क्या होता है? N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और बच्चों E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, पदार्थ पर होता है आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना? E का मान 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। तो यहां से आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या देकर कुल आवेश पूछ सकते हैं, कुल आवेश देकर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हमें E तो मालूम ही होता है। तो यहाँ Q या N देकर आपसे एक मान पूछा जा सकता है। तो Q बराबर प्लस माइनस N ही, इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो इसको समझ लें, कैसे लिखेंगे इसको? किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो या तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा या फिर उसके पूर्ण गुणज के रूप में होगा। N का मान क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6। N क्या हो गई? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है बच्चों, Q बराबर प्लस माइनस N। देखें इसको, किसी भी वस्तु पर कुल आवेश, न्यूनतम आवेश का मान या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा या फिर इसके पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक है, यानी मैं आपसे कहूं कि क्या किसी वस्तु पर 3.5 गुना 10 की घात -19 कूलम आवेश हो सकता है क्या? मैंने क्वेश्चन दिया छोटा सा आपको कि क्या किसी वस्तु पर इतना आवेश हो सकता है, तो आपने चेक करा इतना आवेश हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्वांटीकरण से Q बराबर क्या होता है? N। तो बच्चों N का मान क्या हो गया? Q अपॉन E। अब N कैसी संख्या आनी चाहिए? पूर्ण संख्या आनी चाहिए, पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो चेक करना इसके, तो हमने इसको चेक करा, Q का मान रखा, Q का मान कितना है? 3.5 गुना 10 की घात -19 कूलम। ठीक है बच्चों, E कितना है? E हमारे पास है बच्चों 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। कूलम से कूलम कट गया, 10 की घात -19 से कट गया -19, तो 16 दूनी 32, पॉइंट से पॉइंट कट गया। आ रहा है क्या? 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, दशमलव वाली संख्या आएगी, यानी ये आवेश नहीं हो सकता। तो हमेशा वस्तु पर जो आवेश होगा वो इस रूप का होना चाहिए, Q बराबर प्लस माइनस N रूप का। तो यह आवेश का क्वांटीकरण है बच्चों। कुछ ऐसे कणों की भी कल्पना की गई है, केवल कल्पना है, अभी इन कणों का मुक्त रूप से जो अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है नेचर में, वो नहीं है, कल्पना है, माना है। जो आवेश के क्वांटीकरण का पालन नहीं करते, उन कणों को बच्चों नाम दे दिया क्वार्क। क्या बोलते हैं उनको? क्वार्क। माना गया कि क्वार्क जो है वो संख्या में बच्चों 6 होते हैं। क्वार्क कितने होते हैं? 6। यू क्वार्क, ऐसे लिख देते हैं यू क्वार्क। सी क्वार्क, ऐसे डी क्वार्क, एस क्वार्क, टी क्वार्क और लास्ट बी क्वार्क। कुछ ऐसे कणों की कल्पना की गई जो आवेश के क्वांटीकरण का पालन नहीं करते, यानी जिन पर जो आवेश है वो इस रूप का नहीं आता, Q बराबर प्लस माइनस NE रूप का नहीं आता। यानी जहां जो N है वो कैसी संख्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इन कणों को क्या नाम दिया गया? इन कणों को क्वार्क नाम दिया गया। और इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 6 होते हैं ये, U C D S T B, ये क्वार्क हैं। तो अभी तक U क्वार्क और D क्वार्क पर आवेश की कल्पना की गई है, इन पर भी है, बताऊंगा मैं आपको।
तो अभी मॉडर्न फिजिक्स में, आधुनिक भौतिकी में ये माना जाने लगा है कि नाभिक में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, नाभिक में बच्चों क्या न्यूक्लियॉन्स की जो रचना हुई है वो इन क्वार्क कणों से मिलकर हुई है। केवल कल्पना है, अभी तक प्रूफ नहीं हुआ। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो माना गया है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो क्वार्क कणों से मिलकर बने, क्वार्क कणों से मिलकर इन कणों की खोज हुई है, रचना हुई है, सॉरी। तो इसको मैं समझाऊं अगर थोड़ा आपको, देखो यू क्वार्क की बात करें तो बच्चों इस पर आवेश माना गया इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2/3। तो क्या 2/3 एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, एक परिमेय संख्या है, क्वांटीकरण का पालन नहीं हो रहा। डी क्वार्क की बात करें तो डी क्वार्क पर जो आवेश माना गया वो माना गया -1/3e। तो क्या 1/3 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो बच्चों प्रोटॉन की बात करें, ये केवल कल्पना है, इमेजिनेशन है, अभी तक प्रूफ नहीं हुआ। प्रोटॉन की जो रचना हुई है वो माना गया कि 2 तो यू क्वार्क से और एक डी क्वार्क से, यूयूडी। प्रोटॉन की जो रचना हुई है वो 2 यू क्वार्क से और एक डी क्वार्क से मिलकर हुई है। तो देखे भाई प्रोटॉन पर आवेश कितना आना चाहिए? +E आना चाहिए। तो निकाल के बताओ, लगाओ आवेश की योज्यता, देखो कितना चार्ज होगा। तो बताओ यू, यू का मतलब +2/3 इंटू ई, दूसरा भी यू +2/3 इंटू ई, डी, डी का मतलब -1/3 इंटू ई। इस पूरे सिस्टम का ये चार्ज हो गया। तो इसको आप देखो जोड़ोगे बच्चों तो 2 और 2 4 में से 1 गया तो 3, ऊपर कितना आ रहा है +3 और नीचे कितना आ गया 3, 3 से 3 कट गया तो +E। किसका चार्ज आ गया? प्रोटॉन का। तो इस क्वार्क की जो परिकल्पना है, इमेजिनेशन है, उसमें यह माना गया है कि प्रोटॉन की जो रचना हुई है वो 2 तो यू क्वार्क से मिलकर हुई है और एक डी क्वार्क से मिलकर हुई है, यानी यू यू डी। ऐसे बच्चों न्यूट्रॉन की बात करें, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो माना गया कि न्यूट्रॉन जो है वो 2 तो डी क्वार्क से और एक यू क्वार्क से मिलकर बना है, 2 तो डी क्वार्क से और एक यू क्वार्क से। चलो इसका भी अपन आवेश निकालें। तो बच्चों डी का आवेश कितना? -1/3 इंटू ई, दूसरे डी का -1/3 इंटू ई, यू का +2/3 इंटू ई। तो आप देख रहे हैं -1/3 -1/3 यानी माइनस का 2/3 इंटू ई प्लस 2/3 इंटू ई, तो कैंसिल हो गया, यानी मान कितना आ गया 0। यानी न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है। तो ये कल्पना है, थोड़ा इमेजिनेशन है, माना अभी तक मैं लिखा हुआ है कि क्वार्क जो कण है उनका अभी मूल रूप से अस्तित्व संभव अभी नहीं हुआ है। अभी इस पर रिसर्च चल रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स में आता है पूरा एक पोर्शन जो है क्वार्क पार्टिकल्स का। तो ये अपने सिलेबस में नहीं है, केवल नॉलेज के मैंने आपको बता दिया यू क्वार्क और डी क्वार्क। ठीक है बच्चों, तो यह आवेश का क्या है? क्वांटीकरण। और बात देखिए आवेश के संदर्भ में, देखो बच्चों आवेश जो है वो द्रव्यमान से बद्ध है, संबद्ध है, कनेक्टेड है। आवेश द्रव्यमान से क्या है? बद्ध है, बाउंड है। इसका मतलब ये हुआ कि बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, क्योंकि आवेश किसी पदार्थ पर ही तो होगा, आवेश किसी कण पर ही तो होगा। तो आवेश है तो उसका द्रव्यमान भी होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो 100% उस वस्तु का कुछ ना कुछ क्या होगा? द्रव्यमान भी होगा। लेकिन इसका उल्टा संभव नहीं है या आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
कहने का मतलब कि अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो जरूरी नहीं है वो आवेशित हो, लेकिन ये तो 100% है कि अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो 100% उस वस्तु का कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा। क्योंकि बच्चों आवेश कैसे द्रव्यमान पर ही आता है, आवेश को हवा में थोड़ा उछल रहा है। कोई कण है इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने लिया इलेक्ट्रॉन एक कण है इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक आवेश है, इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब इस पर आवेश है, इस पर कितना आवेश है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो अगर आवेश है तो द्रव्यमान भी होगा, लेकिन इसका विपरीत आवश्यक नहीं है, सही हो। जैसे न्यूट्रॉन को लो, कौन सा पार्टिकल है न्यूट्रॉन, तो क्या न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान है, बिल्कुल है। कितना न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.674 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। द्रव्यमान है लेकिन आवेश जीरो, कोई आवेश नहीं होता। द्रव्यमान है तो जरूरी नहीं आवेश हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर आवेश है तो जरूरी है कि आवेश है तो द्रव्यमान भी होगा। ठीक है बच्चों, तो आवेश द्रव्यमान से क्या होता है, बद्ध होता है। तो ये हमने आवेश की प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। तो एक बार शॉर्ट में आपको बता दूं, आवेश क्या होता है। आवेश किसी पदार्थ का एक ऐसा गुणधर्म है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, या विद्युत चुंबकीय विकिरण का क्या हो सकता है, उत्सर्जन हो सकता है, या इन सभी घटनाओं का, इन सभी जो हमने फिनोमिनास पढ़े हैं, इनका द्रव्य पदार्थ अनुभव कर सकता है। ठीक है बच्चों, फिर हमने पढ़ा कि आवेश कैसी राशि होती है, आवेश अदिश राशि होती है, आवेश का स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है बच्चों, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, यानी आवेश निश्चय राशि होती है, आवेश का संरक्षण होता है। ठीक है बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट कि आवेश का क्या होता है, क्वांटीकरण होता है। ठीक है बच्चों, और आवेश द्रव्यमान से क्या होता है, बद्ध होता है। एक क्वेश्चन अपन करें, एक छोटा सा क्वांटीकरण पे क्वेश्चन हम करें। जैसे अगर आपसे कहा जाए किसी वस्तु को 1 कूलाम का धनावेश देने के लिए, किसी वस्तु को 1 कूलाम का धनावेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने पड़ेंगे भाई। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल सा। किसी वस्तु को 1 कूलाम का धनावेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स निष्कासित करने होंगे, यह हमारा छोटा सा क्वेश्चन। 1 कूलाम का धनावेश देना है, तो धनावेश बोलते ही ये बात दिमाग में क्लियर हो जाती है कि भाई वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ही, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ही क्या आता है, धनावेश आता है। तो बताओ बच्चों कैसे करोगे। क्या पूछ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दिमाग में आपके आ गया होगा कि भाई किससे करेंगे, आवेश के क्वांटीकरण से करेंगे बच्चों, आवेश के क्वांटीकरण से। तो आवेश के क्वांटीकरण से बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू NE होता है। तो हमें क्या निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो बिल्कुल बच्चों N बराबर क्या हो गया, Q अपॉन E। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ Q एंड E। Q का मान कितना, 1 कूलाम दिया हुआ है, 1 कूलाम का धनावेश देना है, धनावेश ले रहा हूं मैं 1 कूलाम, रख दिया चिन्ह के साथ। और E का मान कितना होता है बच्चों, 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम। बच्चों कूलाम से कूलाम कट गया, इसे हल कर लो। N इज इक्वल टू
-19 को ऊपर लेके जाओ, कितना हो जाएगा? 19/1.6। एक पॉइंट आप काट सकते हो तो कितना आएगा? 10⁻18। 18 कितना आएगा? 1.6 -1 ऊपर जाएगा +1, 20 हो जाएगा बच्चों। 20 16, गलती मत कर देना। पॉइंट को सॉल्व करने के लिए यही आप हल कर लिया करें। ये 1.6 का मतलब कि 10⁻⁻1, इससे गलती नहीं होगी। -16 पर लेके जाओ, कितना हो गया? 20। तो 10 की घात 20 में 16 का भाग दें तो उसको ऐसा लिख लें 100/16। 10 की पावर कितना बच गया बच्चों? 18। ठीक है, तो इसे भाग दे के देखो कितना आएगा। 16 से 96 बचा कितना? 4। 16 दूनी 32, 8, 6.25, 16×5 80। 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तब जाके एक कूलाम का क्या आएगा बच्चों? धनावेश आएगा। समझ गए? तो एक कूलाम का धनावेश देना है, इसे करेंगे आवेश के क्वांटीकरण से करेंगे। Q बराबर क्या होता है? Ne होता है। N बराबर क्या हो गया? Q/E। Q होता है कुल आवेश, एक कूलाम चिन्ह के साथ रखो। E का मान रखा 1.6 गुना 10⁻19 कूलाम। कैंसिल हुआ, सोल्व करा तो कितना मिल गया आंसर? 6.25 इंटू 10⁻18 हमारे पास क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन। समझ गए बच्चों? अब न्यूमेरिकल्स के लिए एक और ध्यान रखिए आप कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का जो स्थानांतरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होगा? न्यूमेरिकल से ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से द्रव्यमान में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो बच्चों आपको पता है कि मान लो पहली वस्तु है, दूसरी वस्तु, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गए तो द्रव्यमान भी तो गया। भाई इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी तो होता है। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन गया, तो अगर इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन गया है, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर इसमें कमी हो गई और वहां वृद्धि हो गई। यानी अगर मैं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को मान लूं Me, तो ये तो -Me हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? +Me हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों? माइनस का मतलब ये नहीं कि द्रव्यमान ऋणात्मक है, माइनस केवल क्या बता रहा है कि कमी हो गई, इसमें यह वृद्धि हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो द्रव्यमान का भी क्या होता है? स्थानांतरण होता है इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर। तो ध्यान रखें कि यदि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, यदि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होगा? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। द्रव्यमान में परिवर्तन, तो बच्चों ध्यान रखेंगे, डेल्टा m बोल दिया मैंने उसे, डेल्टा m, डेल्टा परिवर्तन को बता रहा है। डेल्टा m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इंटू me। यदि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होगा? डेल्टा m इज इक्वल टू n इंटू ne। ठीक है बच्चों, तो n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है बच्चों, और me क्या है? me है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। me क्या है बच्चा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो कि कितना होता है? 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम। तो ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, डेल्टा m बराबर n इंटू me। ठीक है,
एक क्वेश्चन दे दूंगा इस पर ही, यदि किसी वस्तु पर यदि किसी वस्तु पर 9.1 नैनोग्राम, बुक का क्वेश्चन आपका पहले वाला बुक का था, यदि किसी वस्तु पर 9.1 नैनोग्राम द्रव्यमान की वृद्धि होती है यदि किसी वस्तु पर 9.1 नैनोग्राम द्रव्यमान की वृद्धि होती है तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं वस्तु पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं वस्तु पर आवेश का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन यदि किसी वस्तु पर 9.1 नैनोग्राम द्रव्यमान की वृद्धि होती है तो कितने इलेक्ट्रॉन आए उस पर, क्योंकि वृद्धि हो रही है, और आवेश का मान क्या होगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बच्चों, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था कि डेल्टा एम बराबर क्या होता है, एन इंटू एम ई। ठीक है बच्चों, क्या दे रखा है, 9.1 नैनोग्राम द्रव्यमान की वृद्धि हो गई, यानी हमें किसका मान दे रखा है, डेल्टा एम का। कितना दे रखा है, 9.1 नैनो। नैनो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻9 ग्राम। ये किसकी वैल्यू हो गई, डेल्टा एम। ठीक है बच्चों, एन हमें निकालना है और एम ई यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा हल करें अपन। 9.1 इंटू 10⁻9 ग्राम, इसको नीचे ले आए, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम में, तो इसे ग्राम में बदल लें, तो 10⁻3 ग्राम इज इक्वल टू किसका मान आ गया, एन का। तो आप देख रहे हैं 9.1 से 9.1 कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एन इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं ये -31 है तो 3 है, तो कितना आ गया, -28 ऊपर जाके +28, तो आप देख रहे हैं 28 - 9, यानी बच्चों कितना आ गया, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 28 - 9 कितना हो गए, 19। तो इतने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो गया, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन आए उसके ऊपर। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन क्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमें संख्या मिल गई 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। अब कह रहे वस्तु पर आवेश का मान बताओ, तो आवेश के मान के लिए आपको बिल्कुल पता है, आवेश Q बराबर क्या होता है, एन ही होता है। वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो मान क्या आएगा इसका, ऋणात्मक। तो आवेश का मान पूछ रहा है, तो मैं परिमाण ले रहा हूं इसका, Q बराबर एन ई। तो Q बराबर एन का मान कितना, 10⁻19, और ई का मान कितना, 1.6 गुना 10⁻19 गुलाम। तो +19 से -19 कैंसिल हो गया, यानी उस वस्तु पर कितना आवेश हुआ बच्चों, 1.6 गुलाम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आवेश का मान आ गया, और ये क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, तो इसको पढ़े बड़े ध्यान से। थैंक यू।